तो 70 लाख साल पहले ग्रेट एप्स का विकास हुआ, लगभग 60 लाख साल पहले चिंपांजी से हमारी श्रृंखला अलग हो गई। जो हमारा नजदीकी पड़ोसी है वो चिंपांजी है। जो अन्य मानव प्रजातियां थी वो कैसे विलुप्त हो गई, सेपियंस कैसे आगे बढ़ गया, ये एक सवाल है। और आग के इस्तेमाल ने इनको बड़े लेवल पे सफलताएं दी। अगर ये शिकार नहीं कर सकते पर जंगल में आग तो लगा ही सकते थे। जंगल में आग लगा दी चारों तरफ से, उसमें जो जानवर हैं वो मर जाएंगे। कुछ स्तर पर कुछ हथियारों का इस्तेमाल करना दूसरे मानव प्रजातियों को आता है, थोड़े बहुत स्तर पे। लेकिन तो एक तो इतिहास बनेगा संज्ञानात्मक क्रांति से कृषि क्रांति तक, दूसरा कृषि क्रांति से औद्योगिक क्रांति तक, तीसरा औद्योगिक क्रांति से अब तक। संज्ञानात्मक क्रांति ने सेपियंस को अपने विकास के लिए बायोलॉजिकली प्रतिबद्ध होने से मुक्त कर दिया। आपस में सहयोग करने से उन्होंने कुछ ऐसी वास्तविकताओं को जन्म दिया जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यदि संज्ञानात्मक क्रांति से कृषि क्रांति तक देखें तो मनुष्यों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर विनाश किया गया। कृषि क्रांति के बारे में लोगों की आम धारणा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, सबसे अहिंसक चीज है कृषि क्रांति। लेकिन अगर आप देखेंगे वास्तविकता में तो कृषि क्रांति से ज्यादा विनाश भी किसी ने नहीं किया है। ये जो वीगनिज्म में एक लॉजिक आता है कि हम पत्ते खा सकते हैं या कुछ भी खा लें, पत्ता तो है ही, पत्ता तो बहुत बड़े स्तर पे है, ये ठीक नहीं है। कानून का अस्तित्व नहीं है, हम भरोसा करते हैं इसलिए उसका अस्तित्व है। हम जिस दिन उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कि धर्मों का विकास व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ है। यूरोप का जो विकास आपको दिखता है वो अफ्रीका के शोषण से, एशिया के शोषण से या अमेरिका लैटिन अमेरिका के शोषण का परिणाम है। एक काल्पनिक सत्ता को दूसरी काल्पनिक सत्ता ओवरलैप करती है समय के साथ, लेकिन वो उससे बड़ी काल्पनिक सत्ता होती है। किसी वास्तविक सत्ता के बस के बाहर है कि इनको खत्म कर पाए। अगर हम एवोल्यूशन थ्योरी की बात करें, इसको देखें तो इसको हम थोड़ा ब्रह्मांड के विकास से और अब तक के विकास को शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रह्मांड के विकास के बारे में जो सबसे स्टेबलिस्ट थ्योरी है, जो ज्यादातर वैज्ञानिक अभी जिसको मान रहे हैं, वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से होती है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट होता है। उसके बाद समय का, स्थान का यानी स्पेस का, और ऊर्जा का और पदार्थों का अस्तित्व, मैटर का अस्तित्व तब से शुरू होता है। उसके लगभग 3 लाख साल बाद, बिग बैंग के लगभग 3 लाख साल बाद छोटे छोटे कणों का बनना चालू होता है। परमाणु जैसी संरचनाएं विकसित होती हैं। और बिग बैंग से हम फिजिक्स की शुरुआत मानते हैं। परमाणु जैसी संरचनाओं के विकास से हम केमिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत तब से हुई, या रसायन शास्त्र के जो सिद्धांत हैं तब से लगभग परमाणुओं की संरचना से चालू है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले इस सौरमंडल की उत्पत्ति मानी गई है। जिस सौरमंडल में हम रह रहे हैं, सूर्य उसका एक तारा है, और ग्रह हैं जो 8 ग्रह हैं। उस सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले मानी गई है। 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। अभी जो टाइमिंग है ये 100 अरब वर्षों में है या अरब वर्षों में है। टाइमिंग बहुत लंबे अंतराल के बाद 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। और तब से अब तक में जो जीवन का विकास है वो इस रूप में है जिस रूप में हम हैं। तो जो जीव विज्ञान की शुरुआत है वो जीवन की उत्पत्ति के साथ है, वो जीवों के बारे में है।
3.5 अरब वर्ष पहले आरएनए और डीएनए जैसी संरचनाएं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और आरएनए और डीएनए जैसे बेसिक स्ट्रक्चर्स बनना चालू हुए। अगर आप इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वायरस को न तो जीवन माना जाता है न तो मृत माना जाता है। न तो उसे पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं न तो जीवों की श्रेणी में रखते हैं। वो दोनों के बीच की कड़ी है, क्योंकि उसमें आरएनए और डीएनए जैसी संरचनाएं होती हैं पर एक पूरी सेल नहीं होती है। उसमें कुछ प्रोटीन्स आरएनए और डीएनए के रक्षा करते हैं, सुरक्षा खो एक खोल देते हैं सुरक्षा का उसको, पर वो जीवन नहीं है। वो अपने से कोई प्रोडक्ट या प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे ही वायरस किसी दूसरे जीव की सेल में जाता है, वो उसको कैप्चर करता है और अपना विकास करता है। तो जो शुरुआती संरचनाएं हैं वो आरएनए डीएनए की हैं। आज के जो जीवन की जो सबसे मूल संरचना है उसे सेल माना जाता है। सेल में आरएनए और डीएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करने का। इसी से पूरा शरीर बनता है। पूरा जीवन या जीवधारी जितने भी जीवधारी हैं सब इसी से बने हुए हैं। अमीबा से लेकर के मनुष्य तक सब आरएनए और डीएनए के में जो कोडिंग है, जेनेटिक कोडिंग है, उससे उन सब का चरित्र निर्धारण होता है। उसके फीचर्स क्या होंगे उन सब से उसका निर्धारण होता है। तो इसकी शुरुआत 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होती है। 2.5 अरब वर्ष पूर्व पहले प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव बनते हैं या पौधे बनते हैं, जो जल में विकसित होते हैं। 2.5 अरब वर्ष पूर्व से 500 मिलियन वर्ष पूर्व, इतने लंबे समय में बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। 2.5 अरब वर्ष पूर्व यानी 2.5 बिलियन वर्ष पहले, और फिर 500 मिलियन वर्ष पहले एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। ये विकास की प्रक्रिया है। ये जो विकास हो रहा है, ये जो हम एक सीरीज देख रहे हैं, इसका रीजन जेनेटिक म्यूटेशन है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन क्या है। आरएनए और डीएनए जो पूरे शरीर के फीचर्स डिसाइड करते हैं, पूरी बॉडी के फीचर डिसाइड करते हैं, वो समय समय पर खुद को भी बदलते रहते हैं। आर आरएनए और डीएनए एक तरह की जेनेटिक कोडिंग है, सीक्वेंस है, जो कि नाइट्रोजनस बेस है, उनका सीक्वेंसिंग है। वो सीक्वेंस समय के साथ बदलता जाता है, और उस सीक्वेंस के बदलने से जो प्रोटीन का निर्माण है वो चेंज होता जाता है, और उनके चेंज होने से जो फीचर्स हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म का है उसके फीचर्स बदलते जाते हैं। ये आरएनए डीएनए खुद को समय हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं, इसलिए फीचर्स हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए अब देखेंगे कि जो भी जीवों में परिवर्तन हो रहे हैं वो इनके कारण ही हो रहे हैं अभी भी, और ये सतत चलता रहता है। एक लंबे प्रोसेस में इसी कारण एक कोशिकीय जीवों से विकसित होकर के बहुकोशिकीय जीव बने, और उनसे विकसित होकर के एक विशालकाय जीवों का निर्माण हुआ। पर इस सब में थोड़ा सा समय लगता है, और ये एक लंबा समय था कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होने में 2.5 बिलियन वर्ष से 500 मिलियन का जो टाइम गैप है वो इतना लंबा समय लगा। 400 मिलियन वर्ष पहले लगभग पौधे भूमि पर आए। 400 मिलियन वर्ष पहले लगभग जो जल में जीवन था वो भूमि पर आया। 350 से 250 मिलियन वर्ष पहले जो जमीन पर जीवन था वो इस स्तर पर विकसित हो गया कि वो डायनासोर के लेवल तक पहुंच गया। जो रेप्टाइल्स का और जो डायनासोर का टाइम पीरियड है वो 250 से 250 मिलियन वर्ष के आसपास का टाइम पीरियड है। 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त हो गए, एक उल्कापिंड के टकराने से। ऐसे मानते हैं कि उल्कापिंड के टकराने से
भारी विस्फोट हुआ जिसमें इतनी गर्मी पैदा हुई, इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि उन गर्मी के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त के बाद मैमल्स का विकास हुआ, स्तनधारियों का विकास हुआ। स्तनधारियों के विकास के बाद लगभग 70 लाख साल पहले ग्रेट एप्स का विकास हुआ। ग्रेट एप्स को मानेंगे तो हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज हैं। ग्रेट एप्स की ही एक श्रृंखला से मानवों का विकास हुआ। तो 70 लाख साल पहले ग्रेट एप्स का विकास हुआ, लगभग 60 लाख साल पहले चिंपांजी से हमारी श्रृंखला अलग हो गई। जो हमारा नजदीकी पड़ोसी है वो चिंपांजी है। चिंपांजी से जो हमारी श्रृंखला अलग हुई उसमें 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि अफ्रीका में विकसित हुआ, ये पहला 2 पैरों से चलने वाला जानवर बना, वानरों की प्रजाति का। अब ये जो एवोल्यूशन है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम है और कुछ नहीं है। अभी तक कोई ऐसी सार्वभौमिक सत्ताएं की बात नहीं है, कोई ऐसी परम शक्ति की बात नहीं है, या मनुष्य का उद्भव तक नहीं है। इसको जब हम वहाँ के कर्म सिद्धांत से मिलाएंगे या पुनर्जन्म के सिद्धांत से मिलाएंगे तो थोड़ा सा फिर कॉन्ट्रडिक्शन होंगे, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि हमेशा से उतनी जीवन 84 लाख योनियां निर्धारित हैं। इवोल्यूशन थ्योरी ऐसा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य हमेशा से नहीं थे, वो इस तरह से विकसित हुए। 25 लाख वर्ष पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस विकसित हुआ अफ्रीका में, उससे वानरों की और मानवों की प्रजाति अलग हो गई। उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो आगे की प्रजातियां विकसित हैं, उसमें से जो यूरोप में विकसित हुए या मध्य एशिया और यूरोप में जो विकसित हुए उनको निएंडरथल कहते हैं। जर्मनी, यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्र में विकसित थे। इनको होमो निएंडरथल या निएंडरथल कहते हैं। ये थोड़ा हिष्ट-पुष्ट थे, बलिष्ठ थे और ज्यादा ताकतवर थे। एशिया के रीजन में जिस वानर का विकास हुआ, या वानर, अब वानर नहीं कहेंगे, मानव कहेंगे, जिस मानव का विकास हुआ उसे होमो इरेक्टस कहते हैं। यह तनकर खड़ा होने वाला और पहला मानव था, और लगभग इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो ये 20 लाख वर्षों के टाइम पीरियड में रहा। सबसे लंबे समय तक मानते हैं कि होमो इरेक्टस सबसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने वाला मानव प्रजाति है। निएंडरथल भी जर्मनी और यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्र में रहा। सोलेंसिस, जो होमो सोलेंसिस है, वो इंडोनेशिया, जावा और इस इलाके में था। ये एक बौनी प्रजाति थी मानवों की। 1 मीटर के लगभग हाइट और 25 किलो के लगभग वजन था। जो रोडोल्फेंसिस हैं, वो भी रहे। एक प्रजाति थी एर्गास्टर थी। एर्गास्टर को कामकाजी मनुष्य माना जाता है जो नियमित तौर पर कुछ कार्य करने लगा। और इसी श्रृंखला में आगे चलकर सेपियंस की उत्पत्ति हुई। और सेपियंस जो कि 1.5 लाख वर्ष पहले यह प्रजाति अस्तित्व में आई और अफ्रीका में अस्तित्व में आई, और उसके बाद से फिर इसका एक्सपेंशन हुआ बाहर के क्षेत्रों में, और समय के साथ धीरे-धीरे अन्य जो मानवों की प्रजातियां थी वो विलुप्त हो गई। अब उनकी विलुप्ति का कारण क्या था? जो अन्य मानव प्रजातियां थी वो कैसे विलुप्त हो गई? सेपियंस कैसे आगे बढ़ गया? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो फूड चेन थी, आहार श्रृंखला थी, आज के समय के आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष पर है, एकदम टॉप पे है वो। उस लेवल पर पहुंचने के लिए मनुष्य ने किस तरह के संघर्षों का सामना किया, इसको अगर हम थोड़ा-सा समझेंगे तो थोड़ा-सा इस चीजें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। तो अब अगर मनुष्य की यात्रा पे देख लें कि मानवों की यात्रा कैसे रही, कैसे वो अन्य तरह के प्रजातियों से आगे निकल गया,
और इस तरह से बन गया कि इस तरह से इस लेवल पे अपने आप को विकसित कर लिया, क्या किसी भी प्रजाति पर वो शासन कर सकता है। तो थोड़ा-सा हमारी चीज़ें या हम जो समझना चाहते हैं वो थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर स्पष्ट होगा। एक तो पहला इस बारे में एक भ्रम है कि ये जो मैंने श्रृंखलाएँ बताई होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, सोलियंसिस, इनको लोग मान लेते हैं कि ये कोई एक सीधी श्रृंखला है। पहले निएंडरथल है, फिर इरेक्टस है, फिर सोलियंसिस है, ऐसा है। ऐसा नहीं है। ये एक साथ अलग-अलग जगहों पर एक साथ अस्तित्व में रहने वाली प्रजातियाँ हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि सीधी वंशावली में और इनके बाद इनका विकास, इनके बाद इनका विकास और फिर इन सब के बाद सेपियंस का विकास हुआ, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आप अभी देखते हैं कि बाघ की आपकी कई तरह की प्रजातियाँ दिख जाएँगी। अभी समान रूप से वो सब एक साथ अस्तित्व में हैं। कहीं आपको सफ़ेद बाघ दिखेगा, कहीं थोड़ा-सा मेलानिस्टिक टाइगर दिखेगा, कहीं नॉर्मल तरह का टाइगर है, कई प्रजातियाँ हैं, हाथियों की कई प्रजातियाँ हैं। इसी तरह मनुष्यों की भी कई तरह की प्रजातियाँ थीं। आज वो नहीं दिखती हैं, आज उनके केवल जीवाश्म मिलते हैं, उन्हीं से उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनकी खोपड़ी मिल गई या किसी तरह से उनके जीवाश्म मिल गए, उनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है, वो हैं नहीं। तो सवाल था कि फिर वो गए कहाँ? जो कि पीछे मैंने किया, कि वो गए कहाँ इसको समझेंगे, कैसे शीर्ष पे पहुँच गया, फूड चेन के इसको समझेंगे, सामाजिक रूप में कैसे इतना डेवलप हो गया, इसको समझेंगे। तो अगर हम आज जो हम एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल चीज़, प्राकृतिक चीज़, आग का इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल किसी और अन्य जीव या प्रजाति को नहीं आता है। कुछ स्तर पर कुछ हथियारों का इस्तेमाल करना दूसरे वानर प्रजातियों को आता है, थोड़े बहुत स्तर पे। लेकिन आग का इस्तेमाल करना नहीं आता है। आज से लगभग 8 लाख साल पहले पहली बार मानवों ने आग का इस्तेमाल किया। ये बाय एक्सीडेंट हुआ कि आग लगी और आग लगने से बहुत सारे जानवर मर गए और उन जानवरों को आहार रूप में उन मानवों ने लिया, जो उनका शिकार करने में सक्षम नहीं थे, तो उनके लिए आग बहुत उपयोगी साधन लगा। शुरुआत में मनुष्य या जो वानर थे मानव जो थे पुराने, वो इतने सक्षम नहीं थे, इतनी उनकी प्रजातियाँ इतनी सक्षम नहीं थी कि वो बड़े जीवों का शिकार कर सके। तो उनकी आहार प्रणाली में मुख्य रूप से वनस्पतियाँ सम्मिलित थीं, कुछ जीव सम्मिलित थे, छोटे जीव, कीड़े-मकोड़े सम्मिलित थे और जो अन्य जीव जो बड़े शिकारी हैं, जैसे शेर है और बाघ है, इस तरह के शिकारी जो शिकार करके जो छोड़ देते थे, उन्हीं पे अपना गुज़र-बसर करते थे। वो बहुत वल्नरेबल थे इस नेचर के लिए क्योंकि इतना शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे कि वो लड़ पाएँ उन शिकारी प्रजातियों से। तो आग के इस्तेमाल ने एक थोड़ा-सा शक्ति दी इनको, मनुष्यों को और लगभग 4 लाख साल पहले से फिर ये आग का नियमित इस्तेमाल करने लगे और आग के इस्तेमाल ने इनको बड़े लेवल पे सफलताएँ दी, आगे चल के। ये किसी भी जंगल को जला देते थे, किसी भी अन्य जीव से सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो इनमें इनका विचरण थोड़ा-सा मुक्त हो सका, ये कहीं भी अब विचरण कर सकते हैं क्योंकि ये आग का इस्तेमाल करना जानते हैं। कहीं भी ये भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर ये शिकार नहीं कर सकते पर जंगल में आग तो लगा ही सकते थे। जंगल में आग लगा दी चारों तरफ से, उसमें जो जानवर हैं वो मर जाएँगे, भाग नहीं पाएँगे। उसके बाद उनका इस्तेमाल कर लेते थे आहार के रूप में। इसी तरह से ये पद्धति इनकी चलती रही और इस आग के इस्तेमाल से ये फूड चेन के टॉप पे आ गए और खुद को सुरक्षित कर सके। जैसे ही इन्होंने खुद को सुरक्षित किया, इनकी जनसंख्या थोड़ा बढ़ी। दूसरे क्षेत्रों में इनका आवागमन बढ़ा, दूसरे क्षेत्रों में इनका प्रभाव बढ़ा, दूसरे क्षेत्रों की प्रजातियों को ये नष्ट भी करने लगे, जंगल को भी नष्ट करने लगे। जहाँ-जहाँ फैले वहाँ-वहाँ जंगल को नष्ट करने लगे, प्रजातियों को नष्ट करने लगे। लेकिन अब आज देखते हैं तो होमो सेपियंस के अलावा बाकी सब दिखते नहीं हैं।
तो एक सवाल तो है कि बाकी सब कहाँ गए? बाकी सबका क्या हुआ? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अध्ययन चालू किया कि बाकी सब प्रजातियों का क्या हुआ, वो कहाँ गईं, तो इसके बारे में 2 थ्योरी आती हैं। एक थ्योरी, या तो उनको मार के खत्म कर दिया गया, रिप्लेसमेंट थ्योरी। दूसरी थ्योरी, उनके साथ शारीरिक संबंध बना के उनकी प्रजातियों को इसी में विलोपित कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है। अब चूंकि फीचर्स आज होमोसेपियंस के दिखते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि इनके जीन ज्यादा प्रभावी थे, जो अन्य जीवों के, अन्य वानरों के या अन्य मनुष्यों के जीन पे हावी हो गए, और सेपियंस का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इनका अगर डीएनए एनालिसिस पे इनको अगर चेक करते हैं इन दोनों लॉजिक को, तो जो मध्य पूर्व के लोग हैं या यूरेशिया के जो लोग हैं, उन पे लगभग 1.4% निएंडरथल का डीएनए अभी भी पाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी हैं, उन पर लगभग 6% डीएनए डेनिसोवन का पाया जाता है। ये वो मानव प्रजाति थी जो ऑस्ट्रेलिया में अस्तित्व में थी। तो उनका लगभग 6% डीएनए उनमें अभी पाया जाता है, निएंडरथल का लगभग 1.4%। जिससे ये होता है कि पूर्ण रूप से तो विलुप्ति नहीं हुई, अगर उनका कुछ अंश अभी भी है, यानी कुछ मात्रा में हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ। तो इसके बारे में ये 2 बातें आती हैं। एक तो कि मार के उनको खत्म किया गया या उनको हरा दिया गया। उनकी जो फीमेल प्रजाति थी, उसको बंधक बना लिया गया, या उसके जो जो भी प्रजाति बची, उनको अपने कब्जे में ले लिया गया, उनको गुलाम बना लिया गया। और उस गुलामी का परिणाम ये हुआ कि उनका थोड़ा-सा डीएनए सेपियंस में भी आ गया। ये थ्योरी अब लगभग-लगभग एस्टेब्लिश थ्योरी मानी जाती है। अब ये एक तथ्य है कि निएंडरथल अगर हमसे ज़्यादा हिष्ट-पुष्ट था, सेपियंस से ज़्यादा निएंडरथल हिष्ट-पुष्ट था, बलशाली था, तो सेपियंस उससे जीत कैसे गए? ये सवाल परेशान करता है। इसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने फिर से अध्ययन, मानव विज्ञानियों ने जब अध्ययन शुरू किया, तो खोपड़ी का अध्ययन शुरू किया। तो मानव खोपड़ी में कुछ परिवर्तन देखे। ये परिवर्तन मुख्य रूप से थे कि एक तो खोपड़ी का आकार बड़ा हुआ, शरीर कमजोर हुआ। ऐसा मानते हैं कि लगभग 70,000 साल पहले सेपियंस में ऐसी कैपेबिलिटी विकसित हुई कि वह कॉग्निटिव रूप से ज्यादा एक्टिव हो गया, मस्तिष्क के लेवल पर ज्यादा विकसित हो गया अन्य दूसरी मानव प्रजातियों से। इसलिए उसकी विजय का, जो उसका दूसरी मानव प्रजातियों को खत्म करने या दूसरी अन्य प्रजातियों पर जो विजय का मेन आधार है, वो उसका कॉग्निटिव एवोल्यूशन है। कॉग्निटिव जो लेवल उसका बढ़ गया, जो मस्तिष्क में सोचने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई, उसका कारण है कि वो सब पर विजय प्राप्त कर सका। लगभग 1 लाख साल पहले अफ्रीका से जब सेपियंस निकला, ऊपर की तरफ बढ़ा, और उसकी भिड़ंत सीरिया या इजराइल के इलाके में या मिडिल ईस्ट में निएंडरथल से हुई, तो वो हार गया और वापस लौट गया। 45,000 साल पहले फिर वो अफ्रीका से निकला, और इस बार उसने निएंडरथल को खत्म कर दिया। निएंडरथल की विलुप्ति का जो टाइम है, लगभग वो 45,000 साल पहले का टाइम है, 40 से 45,000 साल पहले का टाइम। और उसके बाद से जितनी भी मानव प्रजातियां दुनिया भर में थी, 10 से 12,000 सालों में लगभग हर पूरी दुनिया की, पूरी पृथ्वी की मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई, केवल सेपियंस बचा। तो ये बात हमें इस बात पर जोर देती है कि कुछ ऐसी शक्ति जरूर हाथ लग गई सेपियंस के, जो सब में विजय का कारण बनी। उसका
जो मानते हैं कारण वैज्ञानिक, जो मानव विज्ञानी जिस कारण को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो कारण कॉग्निटिव एवोल्यूशन है। अब समझते हैं कि कॉग्निटिव एवोल्यूशन ने दिया क्या क्या मनुष्यों को। और अगर दूसरी चीज एक तरह देख लें, तो यहाँ से हम इतिहास की शुरुआत मान सकते हैं या मनुष्यों के इतिहास की शुरुआत मान सकते हैं। एक बानर से अलग, एक ऐसी प्रजाति से अलग इतिहास के रूप में उसके इतिहास को देख सकते हैं, जो संज्ञानात्मक रूप से कुछ कार्य करती है। तो इस इतिहास को अगर हम तीन बार पार्ट में डिवाइड करें, तो एक तो इतिहास बनेगा संज्ञानात्मक क्रांति से कृषि क्रांति तक, दूसरा कृषि क्रांति से औद्योगिक क्रांति तक, तीसरा औद्योगिक क्रांति से अब तक। इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके शॉर्ट में समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक क्रांति ने मनुष्यों को दिया क्या? एक तो दिमाग की शक्ति दी, एनर्जी कंजम्पशन उसको उनका दिमाग के लेवल पर ज्यादा बढ़ा। दिमाग मस्तिष्क के लेवल पर एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ने के कारण उनके अन्य शारीरिक अंग कमजोर हुए। लेकिन जो मस्तिष्क के लेवल पर उनकी शक्ति बढ़ी, उससे वो आपस में इतनी विशाल मात्रा में सहयोग कर पाए कि किसी भी ग्रुप को वो हरा सकने में सक्षम थे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि निएंडरथल के 500 लोग हैं, 500 सदस्य हैं, सेपियंस के 1 लाख सदस्य हैं। इतने भी मजबूत अगर होंगे निएंडरथल, पर सेपियंस को हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख सदस्य साथ में सहयोग कर लेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से रणनीतियां ज्यादा बेहतर तरीके से बना लेंगे, सूचनाएं ज्यादा बेहतर तरीके से साझा कर लेंगे, हमला कब करना है, कब नहीं करना है, किस तरह से करना है, इस बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे बजाय कि निएंडरथल के। इसलिए उनको इजी हुआ। तो एक तो ये हुआ कि उनको शरीर के स्तर पर थोड़ा सा कमजोरी हुई, क्योंकि एनर्जी का ज्यादा उपभोग मस्तिष्क लेवल पे होने लगा। दूसरा, उनका संरचनाएं उनकी या उनका आपसी सहयोग बड़े लेवल पे होने लगा। उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई, इसलिए उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। आपस में वो सहयोग करने से उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। आपस में सहयोग करने से उनमें एक समाज के निर्माण हुआ। आपस में सहयोग करने से उन्होंने कुछ ऐसी वास्तविकताओं को जन्म दिया जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इन तीनों चीजों को थोड़ा सा समझ लें कि संज्ञानात्मक क्रांति ने मनुष्यों को दिमाग के स्तर पर मजबूत बनाया, आपस में सहयोग हुआ। आपस में सहयोग हुआ तो उनकी संरचनाएं विशाल हुई, उनके समूह विशाल हुए। समाज का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि शारीरिक रूप से कमजोर हुए। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके जो बच्चे हैं वो अविकसित पैदा हो रहे हैं। अविकसित बच्चों ने इस जरूरत को जन्म दिया कि उनका पालन पोषण करने के लिए साथ में सहयोग ज्यादा दिन तक रहे। इस आवश्यकता ने समाज को जन्म दिया। अविकसित बच्चों के विकास की आवश्यकता ने समाज को जन्म दिया। आहार प्रणाली के स्तर पर अब वो इतना दूसरों पर निर्भर नहीं रह गए। उन्होंने शिकार बड़े स्तर पर करना चालू कर दिया। शिकार में बड़े बड़े जानवरों तक का शिकार करने लगे। संज्ञानात्मक क्रांति ने तीसरी एक जो बड़ी चीज की, वो की कल्पित वास्तविकताओं का निर्माण। कल्पित वास्तविकताओं को थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ वास्तविक वास्तविकताएं हैं जो रियल हैं, जैसे कि जल है, अग्नि है, ये रियल वास्तविकताएं हैं। कुछ वास्तविकताएं जो हमारे विचारों के लेवल पे हैं, जैसे राष्ट्र है, कानून है, धर्म है, ये पाप है, पुण्य है, प्रेम है, घृणा है। इस तरह की वास्तविकताओं को बड़े स्तर पर किसी अन्य प्रजाति ने विकसित नहीं कर पाए, लेकिन मानव की प्रजाति ने इनको विकसित करके आपस में सहयोग को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। कल्पित वास्तविकताओं ने उनके लिए वो काम कर दिया जो काम किसी अन्य चीज में नहीं कर पाए। तो अब वो अपने विकास के लिए बायोलॉजिकली जो प्रतिबद्ध हैं, अभी भी सारी प्रजातियां, अन्य प्रजातियां अपने एवोल्यूशन के लिए बायोलॉजिकली प्रतिबद्ध हैं। संज्ञानात्मक क्रांति ने सेपियंस को अपने विकास के लिए बायोलॉजिकली प्रतिबद्ध होने से मुक्त कर दिया।
अब वो आपस में सहयोग करके प्रकृति के नियमों पर बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकते थे, बड़े स्तर पर उनको बदल सकते थे, परिवर्तित कर सकते थे। ये संज्ञानात्मक क्रांति का एक परिणाम ये हुआ। अब जो देखते हैं कि संज्ञानात्मक क्रांति के इन 3 परिणामों के बाद मनुष्य ने अपना विकास इस लेवल पर आगे कैसे बढ़ाया, तो उसने दुनिया भर में बहुत भयंकर रूप में विनाश किया। जब अफ्रीका से निकला, तो निएंडरथल को खत्म किया, इरेक्टस को खत्म किया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो वहां पे जो मानव प्रजातियां थी उतनों को खत्म किया। अफ्रीका से निकल के जब अमेरिका पहुंचा, वहां पे जो प्रजातियां थी उनको खत्म किया। लैटिन अमेरिका की वहां की प्रजातियों को खत्म किया। लेकिन ये सिर्फ मानव प्रजातियों तक सीमित नहीं था। अगर इस विनाश के इतिहास को मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूं, तो अमेरिका में लगभग 90% जितनी भी जीवधारियों की प्रजातियां थी, उनको नष्ट कर दिया। उसके पीछे एक रीजन दिया जाता है कि अमेरिका में जो डाइप्रोटोडॉन था, वो 45,000 साल पहले विलुप्त हुआ। एक विशालकाय जीव था। सामान्य तरीके से उसका विलुप्त होने का जो रीजन ढूंढा गया कि क्यों ये विलुप्त हुआ, एक रीजन था कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये विलुप्त हो गया, क्लाइमेट चेंज को झेल नहीं पाया। दूसरा जो इसका रीजन देते हैं कि लगभग वही समय है जब मानवों की प्रजाति अब ऑस्ट्रेलिया पहुंची और मानवों के कारण विलुप्त हुआ। अगर इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो डाइप्रोटोडॉन लगभग 15 लाख साल पहले से ऑस्ट्रेलिया पर था। हर 1 लाख साल में हिमयुग आता था, यानी क्लाइमेट चेंज होता था। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाती थी। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जितना थल के जीवों पर पड़ता था, उसी तरह जल के जीवों पर भी पड़ता था। 45,000 तब से हर 1 लाख साल के आने वाले हिमयुग में डाइप्रोटोडॉन विलुप्त तो नहीं हुआ, सबको झेल गया। 45,000 साल पहले वो विलुप्त हो गया। तो इसको जब सेपियन से जोड़ के देखते हैं, तो उसको एक तरीके से और वेरीफाई करते हैं कि जो महासागर की प्रजातियां थी, जल की प्रजातियां थी, उन पर कोई इस तरह से इम्पैक्ट नहीं हुआ कि जैसे लगे कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा क्राइसिस है। उसका रीजन सेपियंस ही थे, मनुष्य ही थे, जिन्होंने उसे खत्म कर दिया। तो ये डाइप्रोटोडॉन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। रेगल द्वीप है, वहां मैमथ प्रजाति थी, वो खत्म हो गई। अमेरिका में विशालकाय स्लॉथ थे, बड़े आकार के होते थे, वो खत्म हो गए। न्यूजीलैंड में लगभग 60% पक्षी और विशालकाय जंतुओं को खत्म कर दिया गया। मेडागास्कर में बेयर पक्षी थे, वो खत्म हो गए। यदि संज्ञानात्मक क्रांति से कृषि क्रांति तक देखें, तो मनुष्यों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर विनाश किया गया। लगभग 200 प्रजातियां थीं इस ग्रह में मनुष्यों के विकास से पहले, जो लगभग 50 किलो से ज्यादा वेट की थी। उनकी लगभग आधी प्रजातियां खत्म कर दी गई मनुष्यों में। मनुष्यों के विकास ने उनकी लगभग आधी प्रजातियां खत्म कर दी। एक तो संज्ञानात्मक क्रांति का परिणाम ये हुआ। दूसरा परिणाम ये हुआ कि विभिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ। जिस जिस द्वीप पे सेपियंस पहुंचता गया, उनकी वहां की भौगोलिक जरूरतों और भौगोलिकताओं से प्रभावित होकर के उस विशेष संस्कृति के तरीके से जीवन यापन करने लगा। शिकारी संग्राहक थे शुरुआत में। अब शिकार की इनकी प्रवृत्ति इतना तीव्र हो गई, या इस लेवल पे ये शिकार करने लगे कि जहां कृषि नहीं हो सकती थी, वे वहां भी पल गए। कठोर वातावरणों के अनुसार ये अपने स्थिति को संभालने लगे, वहां पे भी रह सकने में सक्षम हो गए। शुरुआत में इनकी जो जनसंख्या कम थी, जब मूवमेंट हुआ तो शुरुआत में ग्रुप्स में मूवमेंट हुआ और जनसंख्या कम थी, तो इनके बीच घनिष्ठ संबंध थे, घनिष्ठ संबंध विकसित हुए। ये तो संस्कृति के लेवल पर इनका विकास हुआ।
एक विकास हुआ कल्पित वास्तविकताओं का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपको विस्तार से समझना है कि कल्पित वास्तविकताओं का विकास, या ये शब्द उसी किताब का है, कल्पित वास्तविकता, युval नोआ हरारी की सेपियंस आप पढ़ सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। इसको अगर थोड़े में समझाएं कि मनुष्य ने उस तरह की वास्तविकताओं पर विश्वास करना चालू किया, जन्म दिया, जो वास्तव में है ही नहीं। जैसे अगर आज के दृष्टि से समझेंगे तो कानून है, हम सब कानून पे विश्वास करते हैं, कानून का अस्तित्व नहीं है, हम भरोसा करते हैं इसलिए उसका अस्तित्व है। हम जिस दिन उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सेपियंस की यही एक खूबी थी, जो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सका, ऐसी चीजें बना सका खुद से जो है ही नहीं। कोई भी अन्य प्रजाति, अगर आप बंदर को कहोगे कि आप एक बंदर से आप एक केला मांगेंगे कि ले लो, बंदर को कहेंगे कि वो अपना केला या अपना भोजन छोड़ दे किसी के लिए, बदले में उसको स्वर्ग में उससे बहुत ज्यादा मिलेगा, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन एक मनुष्य कर देगा ऐसा। क्यों? क्योंकि वो उस वास्तविकताओं में जो है ही नहीं, उन पर भरोसा करता है, उन पर बिलीव करता है। उदाहरण के तौर पे अगर इसे समझें कि अगर एक अमेरिका का व्यक्ति है, एक इंडोनेशिया का व्यक्ति है, एक रसिया का व्यक्ति है, वो आपस में सहयोग किस लेवल पे कर सकते हैं? वो आपसी संबंधी तो है नहीं, पर वो आपस में सहयोग क्यों कर सकते हैं? इन्हीं वास्तविकताओं के कारण अन्य कोई प्रजाति इस तरह से सहयोग नहीं कर सकती। अन्य प्रजाति केवल अपने ग्रुप्स में सहयोग करती है। उनके ग्रुप्स की मैक्सिमम संख्या जो हो सकती है वो 40-50 या 100-125 से ज्यादा नहीं हो सकती। जहां वो एक दूसरे को जानते और पहचानते रहें, उसके अलावा नहीं कर पाएगी। मनुष्यों के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अथाह संख्या में, एक बहुत बड़ी संख्या में सहयोग कर सकते हैं। उनके लिए इन वास्तविकताओं की ज़रूरत पड़ी, जो हैं नहीं, पर भरोसा सब कर सकें। जैसे किसी एक धर्म को मानने वाले हैं, कहीं पे भी रहें, पर वो एक निश्चित वैल्यू सिस्टम पे भरोसा करते हैं। राष्ट्र की संकल्पना के मानने वाले जो भी हैं, वो कहीं पर भी रहें, वो एक निश्चित वैल्यू सिस्टम पे, या कानून के मानने वाले हैं, वो एक निश्चित वैल्यू सिस्टम पे भरोसा करते हैं। इस तरह कल्पित वास्तविकताओं के विकास ने हमें और मजबूत, हमें परस्पर में सहयोग करने हेतु, हमें किन्हीं तरह से खुद को शासित रखने हेतु, केवल दूसरों पर शासन नहीं है, खुद को एक दूसरे पर कैसे शासन करना है, उसके लिए कल्पित वास्तविकताओं ने हमें मजबूत बनाया, या उनके विकास ने हमें एक सहयोग प्रदान किया, एक सीमेंट का काम किया आपस में बांधने का। अब अगर हम इसके दूसरे पड़ाव को देखें, जो कृषि क्रांति से चालू होता है, मनुष्यों का जब समूह बड़े स्तर पर इकट्ठा हो गया, उनकी जनसंख्या बढ़ी, तो उन्हें एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि एक तो बच्चे अविकसित पैदा होते थे, उनके विकास के लिए बुजुर्ग को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था यात्रा में, महिलाओं को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था यात्राओं में। उन सब के लिए ये आवश्यकता महसूस हुई कि वो नियमित तौर पर खेती करना चालू करें। वो शिकार और संग्रह पे हमेशा डेली टू डेली के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो उन्होंने कुछ जानवरों को पालतू बनाना चालू किया, जिनसे नियमित तौर पर अपने लाभ के लिए कुछ प्राप्त कर सकें। कुछ वनस्पतियों को उन्होंने पालतू बनाना या उनको संजोना या सहेजना चालू किया, और बाकियों को नष्ट करना भी चालू किया। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। कृषि क्रांति के बारे में लोगों की ये आम धारणा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, सबसे अहिंसक चीज़ है कृषि क्रांति। लेकिन अगर आप देखेंगे वास्तविकता में, तो कृषि क्रांति से ज़्यादा विनाश भी किसी ने नहीं किया है। एक अकेले पौधे की प्रजाति, गेहूँ के लिए बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे पौधों की प्रजातियाँ, बहुत सारे जीवों की प्रजातियाँ नष्ट कर दी गई हैं। इसलिए कृषि क्रांति को जो हमारा ये देखने का नज़रिया है कि बहुत अच्छे वे में देखते हैं, कि बहुत ही अहिंसक तरीका है, वो है नहीं। उसने बड़े स्तर पर विनाश लीलाएँ की हैं। तो पालतूकरण ने, जानवरों के पालतूकरण ने कुछ प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया,
बाकियों का विनाश प्रदान किया। कृषि ने जनसंख्या में वृद्धि की, क्योंकि उत्पादन अधिशेष होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि का एक कारण बना। जनसंख्या में वृद्धि ने उनकी आवश्यकताओं को बढ़ाया, और कृषि की आवश्यकता को और कृषि हेतु जमीन को बढ़ाया, और कृषि ने अधिक उत्पादन फिर किया, और फिर अधिक उत्पादन ने जनसंख्या में वृद्धि फिर से की। ये जो लूप चला कृषि क्रांति के कारण, इसने जनसंख्या में प्रबल रूप में वृद्धि की। जनसंख्या में वृद्धि ने खेती की जमीन को खाली करने के लिए जंगलों का विनाश बड़े स्तर पे किया। जानवरों से उस खेती को संरक्षित करने के लिए जानवरों को मारने का काम किया। जो जानवरों को लाभ प्राप्त कर सकते थे उनको पालतू बनाया, बाकी जो उनको लिए नुकसानदेह थे, जिनको पालतू नहीं बना सके, जो उनके लिए लाभकारी नहीं थे, उनको खत्म किया। तो बड़े स्तर पर कृषि क्रांति ने विनाश किए। तो विनाश की जो पहली लहर चालू हुई वो संज्ञानात्मक क्रांति से चालू हुई। विनाश की जो दूसरी लहर मनुष्यों ने अपनाई, वो अपनाई कृषि क्रांति के बाद। कृषि क्रांति के बाद दुनिया भर में बड़े स्तर पर विनाश हुआ। आज जो हम कृषि उत्पादों को इस्तेमाल करते हैं, या जिन जानवरों को हम पाल के रखे हुए हैं, या जो जानवर पालतू हैं, यह प्रक्रिया वनस्पतियों के पालतूकरण और जीवों के पालतूकरण की लगभग 12,000 साल पहले से चालू होकर के लगभग 3,000 साल, 2,500 साल पहले तक पूर्ण होती है। हम जिन वनस्पति प्रजातियों का आज भी इस्तेमाल करते हैं, वो वही वनस्पति प्रजातियां हैं जिनको हम 2,500 साल पहले पालतू बना सके हैं। 2,500 सालों में हमने कोई ऐसी विशेष प्रजाति को, वनस्पतियों के या जीवों की प्रजाति को पालतू करण, खास करके वनस्पतियों की प्रजाति को पालतू नहीं बनाया है, जिनका हम इस्तेमाल अपने लिए कर सकें। ये जो वीगनिज्म में एक लॉजिक आता है कि हम पत्ते खा सकते हैं या कुछ भी खा लें, पत्ता तो है ही, पत्ता तो बहुत बड़े स्तर पे है, ये ठीक नहीं है। हमारा इतिहास है कि हम 2,500 सालों में कोई ऐसी विशेष रूप से कोई ऐसी विशेष वनस्पति की प्रजाति को पालतू नहीं बना सके हैं, या अपने उपभोग हेतु योग्य नहीं बना पाए हैं कि हम हर तरह की कुछ भी मिल रहा है तो कभी कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ एक बहुत सेट सिस्टम को ही यूज कर सकते हैं, वनस्पतियों को। ये वीगनिज्म में डिबेट में हम देखेंगे इसको। तो इस तरह से जब कृषि उत्पादन ने लोगों को इकट्ठा किया, सहयोग बढ़ा बड़े स्तर पर, जनसंख्या बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ी तो उसने उस जनसंख्या के प्रशासन को, जनसंख्या या उस समाज को, जो समूह बड़ा हुआ, वो सही से चल सके, व्यवस्थाओं के जन्म की जरूरत को महसूस किया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं बनने लगी, और धर्मों का उद्भव या उन कल्पित वास्तविकताओं का जो जड़ मजबूत होने लगी, वो कृषि क्रांति के बाद हुई। जब मनुष्य एक जगह स्थायी हुआ तो उन कल्पित वास्तविकताओं की जड़ें गहरी होने लगी और मजबूत होने लगी, और एक समय बाद इस लेवल में हो गई कि कोई भी वास्तविकताएं उनको तोड़ सकने में सक्षम नहीं रही। तो अगर हम कंक्लूड करें कि कृषि क्रांति ने परिणाम रूप में क्या दिया, तो आपस का सहयोग बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन से अधिशेष बढ़ा, अधिशेष से उस उत्पादन को हथियाने की होड़ बढ़ी, उस उत्पादन के हथियाने की होड़ ने असमानता उत्पन्न की कि किसके पास रहेगा उसका अधिकार, उसको उपयोग करने का, उस उत्पादन को। वर्ग भेद उत्पन्न किया। उस वर्ग भेद ने ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत को उत्पन्न किया जो उन सबको शासन कर सकें, शासित कर सकें, गवर्न कर सकें, और उन जरूरतों ने कल्पित वास्तविकताओं को जन्म दिया जिससे मनुष्य का शासन संभव हो सका। कल्पित वास्तविकताओं में अगर उदाहरण है तो धर्म है, राष्ट्र है। आज की संकल्पना में देखेंगे तो राष्ट्र है, कानून है। तब की संकल्पना में धर्म एक महत्वपूर्ण वास्तविकता थी, और धर्मों से ही मनुष्यों का शासन होता था। मूल रूप से वो उसी से शासित होते थे। तो इसको अब हम थोड़ा सा आगे समझेंगे कि किस तरह से कल्पित वास्तविकताओं ने मानव जीवन के बदल दिया।
कल्पित वास्तविकताओं की एक बड़ी विशेषता होती है, इसको जो मानने वाले लोग हैं, वो इसमें सच्चा बिलीव करते हैं। वो इसमें मानते हैं कि ये चीज़ें एकदम परम सत्य हैं। जैसे कि धर्म है, लोकतंत्र है, कानून है, राष्ट्र है। अगर इनको इनके समर्थक सच्चा नहीं मानेंगे, ये टूट जाएँगी ये संकल्पनाएँ, ये स्थिर ही नहीं रह पाएँगी। या लोग इस बात को जान भी लेंगे या भरोसा भी कर लेंगे कि नहीं, ये कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, हमने ही बनाई है, तो भी इन व्यवस्थाओं के चलने की संभावना खत्म हो जाएगी, ये व्यवस्थाएँ चल नहीं पाएँगी, गिर जाएँगी। इसलिए धर्म की व्यवस्था तब तक चल सकती है जब तक उसके धर्मगुरु या उसके मानने वाले माने कि एक शाश्वत व्यवस्था है। राष्ट्र की व्यवस्था तब तक चल सकती है जब तक राजनेता माने कि एक शाश्वत व्यवस्था है। पैसे की व्यवस्था तब तक चल सकती है जब तक कि उस पैसे में बिलीव करने वाले, व्यापार करने वाले लोग माने कि यह एक शाश्वत व्यवस्था है। इन शक्तिशाली समूहों ने कल्पना के स्तर पर ऐसे मायाजाल रचा, जिससे अब मनुष्य का निकल पाना संभव नहीं है। एक काल्पनिक सत्ता को दूसरी काल्पनिक सत्ता ओवरलैप करती है समय के साथ, लेकिन वो उससे बड़ी काल्पनिक सत्ता होती है। किसी वास्तविक सत्ता के बस के बाहर है कि इनको खत्म कर पाए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, एक कंपनी का निर्माण, एक कंपनी का नाम है, ये एक कल्पित वास्तविकता है। वो अब कंपनी जो लोगों ने आपस में बैठ के बना ली और रजिस्टर्ड कर दी किसी जगह पे, किसी संस्था ने जिसको ये अधिकार है कि कंपनी को ऑथराइज़ेशन दे। अब वो कंपनी तब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक वो संस्था खुद उस कंपनी को खत्म नहीं करेगी। यानी कि जो वास्तविक वास्तविकताएँ हैं, जैसे कि आग लग जाना, पानी की बाढ़ आ जाना, उस कंपनी जहाँ पे प्रोडक्शन करती है, उसको खत्म कर सकते हैं आप। कोई आग लगने की घटना या कोई पानी की बाढ़ आ जाने की घटना, उस कंपनी के वास्तविक वास्तविकताएँ जो हैं, आग है या पानी है, एक कंपनी के ढाँचे को खत्म कर सकती हैं, कभी कंपनी को नहीं खत्म कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता ने उसको वैलिडिटी दी हुई है, जिस पे हम बिलीव करते हैं। वो हमारे भरोसे में है। इस तरह से काल्पनिक सत्ताएँ इतनी वास्तविकताएँ इतनी प्रबल और इतनी मजबूत हो गई कि उनको वास्तविक सत्ताओं के या वास्तविक वास्तविकताओं के लिए तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया। एक तो ये हुआ, कल्पित वास्तविकताओं का परिणाम ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि इन सत्ताओं ने ज्ञान के स्तर पर एक बृहद रूप में सृजन किया ज्ञान का। लोगों को आवश्यकता पड़ी उनको स्टोर करने की, उनको प्रचारित करने की, उनको फैलाने की। जो जिस भी काल्पनिक सत्ता में बिलीव करता है, उसको चाहता है कि वो दूसरे लोग उस पर विश्वास करें, वो माने, तो अपने मतों का, अपने विचारों का, अपने तरीकों का प्रचार करता है। उसके लिए लेखन की आवश्यकता महसूस हुई। उसके लिए लोगों को प्रचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। शुरुआत में लेखन की जैसी चीज़ें थी नहीं, लोग बोल-बोल कर प्रचार करते थे अपने मतों का। इसी तरह धर्मों का विकास, इसी तरह सब चीज़ों का विकास हुआ, जिनको अगर हम शॉर्ट में समझें, तो जैसे-जैसे सभ्यताएँ बढ़ीं, ज्ञान बढ़ा, ज्ञान बढ़ने से लेखन और इस तरह के कार्यों में प्रगति हुई और लिपियाँ विकसित हुईं, अन्य चीज़ें विकसित हुईं। कल्पित वास्तविकताओं की बात देखें, तो कृषि क्रांति के बाद एक तो लिखित भाषा का या लिखित साहित्य का विकास हुआ। लिखित साहित्य के विकास ने इन कल्पित वास्तविकताओं के आधार को फैलाने में सहयोग किया। दूसरा, वैश्वीकरण हुआ, इन कल्पित वास्तविकताओं का प्रसार हुआ इस लिखित भाषा के बाद। इन लिखित तौर तरीकों के बाद इन कल्पित वास्तविकताओं का वैश्वीकरण हो सका और इनके आधार पर बड़े-बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ।
साम्राज्यों के निर्माण से ये फायदा हुआ कि युद्धों की संख्या कम हुई, संघर्ष कम हुए, और इन संघर्षों और युद्धों की अनुपस्थिति ने मनुष्य समाज को अन्य चीजों के लिए प्रेरित किया, जिसमें उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति को देखा कि हम क्यों इस पृथ्वी पर हैं, जिसमें उसने सुख क्या है, दुख क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस सब चीजों की ओर प्रवृत्त हुआ। धर्मों का विकास बढ़ा। आप और धर्मों ने ये समझाने की कोशिश की कि आपका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, आपका यहाँ पे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सब प्रश्नों का विकास तब हुआ जब लोगों को युद्धों से विराम मिला। लोगों को जब विद्रोहों से या संघर्षों से जब विराम मिला, तो इस तरह के प्रश्नों पर लोगों के विचार बढ़ने लगे, और इस तरह के उलझन में इस तरह के तौर तरीकों में लोग विश्वास करने लगे। तो अगर संज्ञानात्मक क्रांति से कृषि क्रांति को शॉर्ट में समझें, तो दुनिया भर में विनाश की घटनाएं हुई। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ। जगह जगह पर तो अपने अपने तरह के तौर तरीके उत्पन्न हुए। तीसरा हुआ, कल्पित वास्तविकताओं का विकास हुआ। अगर कृषि क्रांति से औद्योगिक क्रांति तक देखें, तो एक तो पालतूकरण की लहर चली, लगभग 12,000 साल पहले से 2,500-3,000 साल पहले तक चली। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव इसका पड़ा कि जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि ने स्थायीकरण प्रदान किया, और उत्पादन के अधिशेष ने सामाजिक विभेदीकरण को जन्म दिया। सामाजिक विभेदीकरण ने जटिल सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति को सुगम बनाया या उसका रास्ता खोला, और जटिल सामाजिक संस्थाओं जैसे कि नातेदारी, विवाह, उत्तराधिकार और दंड विधान, इन सब का अ, अस्तित्व आया, ताकि समाज सही ढंग से चल सके। फिर एक दौर चालू होता है कल्पित वास्तविकताओं का दौर, जिसमें धर्म है, राष्ट्र है, कानून है, इनकी आवश्यकता हुई। ताकि इनकी आवश्यकता इसलिए हुई कि सामाजिक विभेद बढ़ा तो संघर्ष बढ़ा। इन संघर्षों को कम करने के लिए इन कल्पित वास्तविकताओं की जरूरत पड़ी। इनके बने रहने की आवश्यक शर्त ये है, कोई धर्म की, राष्ट्र की या कानून की, कि जनता या इनके मानने वाले और इनके जो नेतृत्वकर्ता दोनों इनको सच्चा माने। अगर वो ये मान लेंगे कि ये व्यवस्थाएं हमने हमने बनाई हैं, ये सच्ची व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये व्यवस्थाएं गिर जाएंगी। इसलिए इनको कल्पना की निर्मित कहना उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, एक और जो कृषि क्रांति के बाद विकास का चरण आया, वो लिखित भाषा और रिकॉर्डों की आवश्यकता का विकास हुआ। क्योंकि ज्ञान की अधिकता हुई, उनको सहेजने की, सुरक्षित रखने की आवश्यकता ने लिखित भाषा को जन्म दिया। उस भाषा से उस ज्ञान को, सहेजे हुए ज्ञान का दूसरे क्षेत्रों में प्रसार हो सका, तो समान मूल्यों पर साथ सहयोग लोगों का सहयोग होने की आवश्यकता, या लोगों का सहयोग होने की जरूरत, लोगों का सहयोग होना पॉसिबल हो सका। तो इससे वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा। साम्राज्यों का विकास हुआ। साम्राज्यों ने युद्ध को कम किया। युद्ध जब कम हुआ तो टिकाऊ समाज बन सका। टिकाऊ समाज ने कला का, दर्शन का, न्याय का, धर्म का, साहित्य का, इन सब का विकास किया। इसके बाद का जो चरण है, वो वैज्ञानिक क्रांति का चरण है। अब इसमें एक चीज दिख रही होगी कि कल्पित वास्तविकताओं का जो खेल है, या जो धर्मों का खेल है, जो अहिंसा के सिद्धांत हैं, या जिन सिद्धांतों को आज हम मानते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनका अगर विकास काल देखेंगे तो ये ज्यादा पुराना नहीं है। इस लंबे इतिहास के क्रम में ये महज 3,000-4,000 साल पुराना है।
तो इसलिए अगर हम विगनिज्म के आधार को या विगनिज्म के सिद्धांत को अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सही मानने की कोशिश करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये कितना पुराना है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि धर्मों को मानने वाले लोग भी हिंसा करते हैं, तो वो इस उसको समझने में ये बिंदु सहयोग करेगा, महत्वपूर्ण होगा कि धर्मों का विकास व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ है। व्यवस्था महत्वपूर्ण है, प्राइमरी है व्यवस्था, प्राइमरी धर्म नहीं है। ये बात धर्मों को मानने वालों को बुरा लग सकती है, लेकिन ये व्यवस्था सुचारू रूप से मनुष्यों की व्यवस्था या समस्त जीवधारियों की या समस्त जीवन की व्यवस्था चल सके, इसके लिए धार्मिक पद्धतियों का, धार्मिक नैतिकताओं का, धार्मिक मान्यताओं का विकास हुआ है। इसको जब हम इसकी जो पॉलिटिक्स है उस सेक्शन में जब समझेंगे, तो ये समझेंगे कि क्यों धार्मिक नैतिकताओं का विकास होता है, वो किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं, कौन-कौन सी धार्मिक नैतिकताएं किस रूट से डेवलप हुई हैं। जैसे कि शाकाहार का प्रभाव भारतीय धर्मों पर क्यों है? सेमेटिक रिलीजन शाकाहार को इतना सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? रीजन क्या है इसके पीछे? इन सब चीज़ों को हम पॉलिटिक्स सेक्शन में कवर करेंगे। इसका जो एवोल्यूशन थ्योरी का सेक्शन था, मेरा उसका समझाने का तात्पर्य बस यही था कि मनुष्य या मानव प्रजाति कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो हमेशा से न्याय के सिद्धांतों पर ही चलती रही है या न्याय के सिद्धांतों को मानती रही है, या न्याय का सिद्धांत भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराना सिद्धांत है। यथार्थ का सिद्धांत अलग है, न्याय का सिद्धांत अलग है। तो न्याय के सिद्ध तो अगर हम इसको धर्मों में या प्राचीनता में इसको जब खोजेंगे, तो उतना वैलिडेशन इसको मिलेगा नहीं वेगनिज्म को, क्योंकि फिर उस सारे इतिहास को हमें एक कटघरे में खड़ा करना होगा। फिर हम जो आज हैं, वो एक हिंसा और पाप का ही परिणाम है। हम आज जिस लेवल पे भी हैं, मनुष्यों की इतनी जनसंख्या है, वो एक पाप का परिणाम है। मनुष्य की जो इतने विकास है, मनुष्यों का जो इतने विकसित स्थिति दिखती है, दूसरी प्रजातियों पर इतना आधिपत्य दिखता है, वो कोई न्याय से हमने नहीं प्राप्त किया है। वो कोई न्याय का उत्पाद नहीं है। वो किसी न किसी हिंसा का उत्पाद है। मनुष्य की सभ्यता का जो आज हमें विकास दिखता है, मनुष्यों की जो सुपीरियॉरिटी हमें दिखती है, वो कोई न्याय का परिणाम नहीं है। वो किसी न किसी दूसरी प्रजाति का, चाहे जीवों की हो, चाहे पौधों की हो, इवन मनुष्यों की और यहाँ तक कि सेपियंस के दूसरे समूहों के शोषण का परिणाम है। यूरोप का जो विकास आपको दिखता है, वो अफ्रीका के शोषण से, एशिया के शोषण से या अमेरिका, लैटिन अमेरिका के शोषण का परिणाम है। जो अफ्रीका की बुरी स्थिति है, आज भी बुरी स्थिति बनी हुई है, वो यूरोप के शोषण का परिणाम है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हर चीज़ को हम न्याय के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, हमें यथार्थ के दृष्टिकोण से भी समझना ज़रूरी होगा। जब हम उसे यथार्थ के दृष्टिकोण से समझेंगे, तो चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा स्पष्ट होंगी और उनको लागू करना ज़्यादा ईज़ी हो पाएगा हमारे लिए। इसीलिए जो वेगनिज्म की प्रैक्टिकलिटी पे सवाल उठता है, वो इसी कारण उठता है कि वेगनिज्म सिद्धांत के रूप में तो बहुत अच्छा है, पर ये सिद्धांत कितना फॉलो हुए हैं? बैक में या मतलब पास्ट में कितना फॉलो हुए हैं, आगे कितना फॉलो होंगे, ये एक बहुत मूल और वाजिब प्रश्न है। इसलिए हमने इवोल्यूशन थ्योरी को देखा ताकि हम धर्मों का दृष्टिकोण जो कहता है, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो इवोल्यूशन थ्योरी से समझ सके। आगे के सेक्शन में हम थोड़ा-सा इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं कि हम मान लेते हैं कि सब लोग इसका पालन करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल वायबिलिटी कितनी है? क्या ज्योग्राफिकली हम कर सकते हैं ये? हम रिप्लेस कर सकते हैं मिल्क को, डेयरी प्रोडक्ट को, मीट को, फिश को रिप्लेस करके हम फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे? आगे के सेक्शन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे
और इसको डेटा वाइज देखेंगे और पूरी तरीके से इसको समझेंगे। जिन जिन तर्कों को वीगन्स देते हैं उनको देखेंगे और इसको चेक करेंगे डेटा में, ऑफिशियल डेटा में। हाँ, ये बात है कि हम इसको भारत के संबंध में देख रहे हैं, भारत का जो डेटा है उसके संबंध में इसको देखेंगे और उस वहाँ से ये इस निष्कर्ष पर थोड़ा-सा पहुँचने की, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मान भी लेते हैं कि इस दृष्टिकोण को हटाते हैं कि इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है। अगर मान लेते हैं कि जो वीगन्स जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उसी दृष्टिकोण पर हम चलें, तो हम प्रैक्टिकली कितना इसको सही तरीके से फ़ॉलो कर पाएँगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो सैद्धांतिक रूप में अपनाने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो प्रैक्टिकल रूप में अपनाने में है। जितने भी दृष्टिकोण हैं, देखेंगे कि रिप्लेसमेंट में इसका फ़ायदा होगा या घाटा होगा, एनवायरनमेंट कंसर्न क्या है, हेल्थ कंसर्न क्या है, उन सबको देखेंगे। लास्ट में इसके पॉलिटिक्स सेक्शन पे चर्चा करेंगे कि इसका पॉलिटिक्स सेक्शन किस तरह से कहता है, वीगन्स खुद इसको कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं और सिर्फ़ ये प्रचार बस है या ये अमीरों की शोसेबाज़ी है और कुछ नहीं है। इसको पाप के कॉन्सेप्ट से जोड़ना कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है। क्योंकि पाप का कॉन्सेप्ट हमें दिख गया इवोल्यूशन थ्योरी में कि उसको जोड़ेंगे तो हम एक पाप का ही परिणाम है। तो ऐसे तो हमें फिर क्या करना चाहिए? ये तो बड़े गंभीर संकट उत्पन्न कर देगा। हम जो अपने आप को इस न्याय के सिद्धांतों पे चलने की बात करते हैं, तो जब अभी तक नहीं चले हैं, तो अब क्यों चलना ज़रूरी है? ये बात भी खड़ी हो जाएगी। तो इसको हम अगले सेक्शन में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।